नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ चाय चैट एंड पर्सपेक्टिव। आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो काफ़ी रेलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम उसे अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि है मेंटल हेल्थ पर। मेरा नाम है वैदेही। और मेरा नाम है मीता। चाय चैट एंड पर्सपेक्टिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बात करेंगे उन बातों की जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को चुभती है। तो आज हम बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ पर, हर एज ग्रुप के एंगल से। बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक मेंटल हेल्थ इज़ रेलेवेंट एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। यस, और इसी उलझन को सुलझाने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर निधि, जो कि एक रिनाउंड साइकेट्रिस्ट है। वेलकम डॉक्टर निधि। वेलकम डॉक्टर। Hello friends, I'm Dr. Niti Kapadia, a consultant psychiatrist, and thank you so much Meeta and Vaidehi. It's an honor to be a part of this conversation. तो डॉक्टर, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट? साइकाट्रिस्ट जो है वो मेडिकल डॉक्टर है जो अपने MBBS के बाद 2 से 3 साल का स्पेशलाइज ट्रेनिंग लेते हैं साइकाट्री में। सो मतलब कि वो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं एंड दे आर ऑल्सो क्वालिफाइड फॉर साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग, वेर एज साइकोलॉजिस्ट होल्ड डिग्री इन साइकोलॉजी। सो उनका मेन फोकस रहता है काउंसलिंग पे, पर वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके, सो काउंसलिंग इज इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंट एज लाइक मेडिकेशंस। यस, बट हर पेशेंट को काउंसलिंग या थेरेपी इफेक्टिव नहीं होता है, इसीलिए हम आफ्टर डिटेल्ड असेसमेंट प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद डिसाइड करते हैं कि थेरेपी इफेक्टिव है या मेडिसिन या दोनों का कॉम्बिनेशन बेस्ट रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ और लोग उससे कैसे डील कर रहे हैं आज? अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो जैसे किसी को डिप्रेशन डायग्नोस होता है तो फैमिली से या फ्रेंड से या रिलेटिव से उनको क्या एडवाइस मिलती है कि स्ट्रांग बनो, बी पॉजिटिव, इट्स ऑल ओवर थिंकिंग, आप ज़्यादा सोच रहे हो, इट्स ऑल इन योर हेड। मतलब आपके पास सब कुछ है और दुखी होने का तो कोई रीज़न ही नहीं है, राइट? बट दिस इज़ नॉट हेल्पफुल एट ऑल। दिस सो मैनी अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस एंड सजेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। रादर देन दैट आप ये कह सकते हो कि आई एम विथ यू, राइट? सपोर्टिंग सेंटेंसेस। हाँ, इट्स ओके टू फील लाइक दिस एंड हम आपको इस सिचुएशन में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। बेसिकली Yes. बीइंग अ लिसनिंग लिसनर। येस, ऑल दे नीड इज़ अ लिसनिंग ईयर। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि देर इज़ लैक ऑफ नॉलेज एंड प्रॉपर साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकेट्रिक इलनेस स्टिल इन अवर सोसाइटी। सो डॉक्टर, लेट्स टॉक अबाउट मैन फर्स्ट। वैसे तो हम उन्हें हेड ऑफ द फैमिली मानते भी हैं और कहते भी हैं, लाइक अक्सर उनकी ही मेंटल हेल्थ इग्नोर हो जाती है। प्रॉब्लम सच एज वर्क प्रेशर, फिनेंशियल एक्सपेक्टेशन, रिलेशन डिस्प्यूट्स, डिवोर्स केसेस, पेरेंटल इश्यूज़ एंड मच मोर, ये सब मिला के उनको ज़्यादा वनरेबल बना देती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसे आप बात करें पहले वर्क प्रेशर की, तो आजकल कॉर्पोरेट में भी एक रैट रेस चल रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है, लेट नाइट कॉल्स, डेडलाइंस मीट करना है, तो उसके लिए भी एक अलग प्रेशर है। और जिसका खुद का भी एक बिजनेस है तो उनके लिए भी एक डिफरेंट स्ट्रगल है टू स्टार्ट एनीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो एक अलग ही मेंटल स्ट्रेस उसमें देखा जाता है और कहीं ना कहीं वो फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट होता है उसका। तो वर्क प्रेशर की बात करें तो बी इट मैन और ए वुमेन, दोनों को वर्क प्रेशर झेलना पड़ता है। जैसे Yes. आजकल अगर वर्किंग कल्चर देखें तो लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, घर पे आने के बाद भी यू हैव टू कंटिन्यूसली अवेलेबल ऑन द फोन और लैपटॉप। Yes. यस, देयर इज प्रेशर टू मीट डेडलाइंस, राइट? टारगेट ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया है। यस, मीटिंग्स है, डेडलाइंस है, प्रमोशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए करियर में, राइट? तो ये सब के बीच में कहीं ना कहीं रेस्ट और रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलता है। तो ये जब रूटीन डिस्टर्ब होता है तो उसकी वजह से स्लीप डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस का एक, और उसके बाद स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब भी हो सकता है। ओके। मतलब मिनिमम 8 आवर्स की स्लीप चाहिए, लेकिन वो मिलती नहीं है आज के समय में। यस, तो और वो जो डीप स्लीप बोलते हैं वो तो हरगिज नहीं होती, हाँ, बिकॉज बिल्कुल भी। Correct. बेड में जाने के बाद भी ऐसा होता है कि तुरंत नींद नहीं आ जाती, आती है तो भी आप मतलब थॉट्स और चालू कुछ ना रहते कुछ हैं। स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, Yes. तो मतलब तो बेसिकली सेटिस्फेक्शन तो स्लीप में मिलता ही नहीं है। सो आई वुड से दैट योर वर्क शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट ऑल ऑफ इट। एग्जैक्टली। और आज के ज़माने में ऐसा हो गया कि वर्क हैज़ बिकम अ प्रायोरिटी और हेल्थ इज समवेयर कॉम्प्रोमाइज्ड। यस, पीपल आर मोर कॉन्शियस अबाउट, मोर सीरियस अबाउट देयर वर्क। सो ऐसा बन गया है कि मतलब वर्क इज द ओनली लाइफ। यस, तो उसकी वजह से अर्ली एज में आज हम देखें तो फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। काफी जैसे impact हो रहा है। अर्ली एज में हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, इवन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स। तो ये सब का रीज़न स्ट्रेस भी हो सकता है, ये सबको मालूम भी नहीं है।
और आजकल की एज में 35 इयर्स के लोग हैं, 40 इयर्स के एज तक पहुंचते पहुंचते लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ये तो Yes. बहुत रैंडमली देखने strokes को आ मिला रहा है कि हाँ। 35 और 45 के बीच में तो बहुत हार्ट डिसीज चल रहे हैं चल अभी रहे हैं. Yes, true. बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ओनली. Yes, stress can play a very major role in that. डॉक्टर चलिए अब बात करते हैं फिनेंशियल एक्सपेक्टेशन की. तो लाइफस्टाइल पूरी एक अपडेट हो चुकी है. पहले जो लग्जरी हुआ करती थी नाउ इट बिकम्स अ नीड. एज लाइक बात करें तो एसी, कार्स, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और इसका मेंटल हेल्थ से क्या लेना देना है? एक लाइफस्टाइल शिफ्ट देखने को मिला है फ्रॉम बेसिक नीड्स टू लग्जरी. तो एक शिफ्ट जो है वो अभी पहले जो मिडिल क्लास हुआ करते थे, नाउ दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू अपर मिडिल क्लास. तो आप उसके बाय बारे में आई क्या थिंक कहते बाय फोर्स, बाय चॉइस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को देखने के बाद ये टेम्पटेशन आता है. सो बाय फोर्सफुली दे आर शिफ्टिंग टू द अपर क्लास. Yes, so अगर हम एसी और कार की बात कर रहे हैं तो इट इज़ नाउ बेसिक नेसेसिटी. यस, बिकॉज ऑफ उसके ईदर. बिना नहीं चलता है बिकॉज वो कंफर्ट है हमारा. Yes. राइट. बट कहीं सोसाइटी में देखने जाए तो ये सोशल सिंबल बन चुका है, एक स्टेटस सिंबल है. राइट. क्या एक्सेप्टेंस के लिए भी ये तो चाहिए ही ऐसा. और कंपैरिजन बहुत चल रही है आज. किसी मेरे के पास BMW है तो खुद के पास भी होनी चाहिए. Yes. मतलब उसके लिए स्ट्रगल ज्यादा करता है, उसके लिए फिर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है. Exactly. एंड समवेयर इट कम्स टू फिजिकल हेल्थ एज वेल. हाँ, तो मतलब जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उन पे एक फीलिंग ऑफ प्रेशर बनता है जिसकी वजह से भी वो स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं. और लाइटर नोट हम देखने जाए, पहले जब न्यूली मैरिड कपल हनीमून पे जाते थे तो गोवा, कुल्लू मनाली तक शिफ्ट होते थे. लेकिन अब देखने जाए तो वियतनाम, बाकू, तो ऐसे मतलब फॉरेन कंट्रीज में वो लोग और जाने लगे आजकल की हैं. रिक्वायरमेंट ही बन चुकी है कि नहीं, Yes, हनीमून this is the तो basic आउट ऑफ need. इंडिया ही होना चाहिए, इंटरनेशनल ही होना चाहिए. Yes. लोकल में जाएंगे तो ऐसा सोचेंगे कि नहीं इसके पास पैसे तो नहीं, ये इसलिए प्रेशर लोकल में जा रहा मैन है. पे ज्यादा बन रहा है कि Yeah. दिस इज द बेंचमार्क कि मिनिमम यू हैव टू डू दिस. या तो वो माइंडसेट सेट हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस कंपैरिजन कल्चर. देखने को मिला है कि डिवोर्स केसेस में भी एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिला है कि वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है. और पर्टिकुलरली डिवोर्स में देखने चाहे तो ग्रे डिवोर्स करके एक टर्म नया पॉपुलर हो चुका है. सो व्हाट इज ग्रे डिवोर्स, उसका रीजन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? ग्रे डिवोर्स मतलब कि आज जो 40-50s की एज के बाद जो हस्बैंड वाइफ है वो सेपरेट हो रहे हैं. Yes. राइट. तो उसको ग्रे डिवोर्स टर्म दिया गया है. तो डिवोर्स के बहुत सारे रीजंस हैं. जैसे देखने जाए तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन. आजकल लोग बात ही नहीं कर रहे हैं. Yes. देन पेरेंटिंग और मैरिज में अभी भी जेंडर रोल को लेके इनइक्वालिटी है. राइट. Correct. प्लस हम देखने जाए तो आजकल जो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो रहा है, Yes. उससे औरतों में ये एक कंट्रोल हुआ है अपनी लाइफ पे, विच इज़ अ गुड थिंग. बट अभी वो किसी भी तरह का डिसरिस्पेक्ट है या अब्यूज़ है मैरिज वो में या नहीं रिलेशनशिप चलाएंगे. में, वो Yes. टॉलरेट नहीं करते हैं. Yes. राइट. तो पहले सोसाइटी का प्रेशर रहता था ताकि वो अनहैप्पी मैरिजेस को भी चला रहे थे. हाँ, मतलब प्रॉब्लम्स तो थे लेकिन वो चला रहे Exactly. थे. बिकॉज समवेयर आई फील कि विमेन भी ऐसी थी कि वो डिपेंडेंट थी कहीं ना कहीं, Financially Financially totally dependent थे थी. वो पर लोग. अभी वो डिपेंडेंस हट चुका है. हाँ. नाउ दे आर आल्सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. वो खुद के चॉइसेस, डिसीजंस वो ले सकते ले हैं. सकती इसलिए है. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कि डिवोर्स रेट्स का रीजन एक वो भी हो सकता है. हाँ, तो मतलब दे आर विलिंग टू एंड दोज अनहैप्पी मैरिजेस रादर देन स्टेइंग इन बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर. और एडजस्टमेंट भी नहीं करना चाहती है कहीं ना Exactly. कहीं. इज दिस अ गुड थिंग और बैड थिंग टुवर्ड्स सोसाइटी एंड पर्टिकुलर चिल्ड्रन? नो, नॉट एट ऑल. इट इज़ नॉट अ गुड थिंग. यस. थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो आई गेस सबको सबकी लाइफ करना में पड़ता होना है. ही अभी क्या चाहिए. हो रहा है, ये ज्यादा इंडिपेंडेंसी आ रही है, फिनेंशियल पावर आ रहा है, तो उसका मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मिसयूज भी हो रहा है कि Yes. आप बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करना चाहते, बिल्कुल True. एडजस्ट करना नहीं चाहते. फैमिली और कहीं ना कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि ऐसे स्टिग्मा है कि बॉयज डोंट क्राई. हाँ. तो वो भी एक गलत ही है कहीं ना कहीं. यस, क्योंकि अगर हम देखें तो लड़कों की जो अपब्रिंगिंग हुई है वो वैसे ही हुई है जैसे ट्रेडिशनल जो जेंडर रोल्स है कि बॉयज़ डोंट क्राई, डोंट आस्क फॉर हेल्प, डोंट बी वल्नरेबल. राइट. जो ट्रेडिशनल मस्कुलिनिटी का कॉन्सेप्ट है, तो उनको पता ही नहीं है कि उनके इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं क्योंकि उनको कभी परमिशन ही नहीं थी. तो ये सारे बॉटल्ड अप इमोशंस कैन टर्न इनटू स्ट्रेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, समटाइम्स Can be डिप्रेशन, diverted into bad habits as well. सब्सटेंस अब्यूज. इट इज़ ऑल्सो कॉमन. एंड ग्रेड्स और बहुत बहुत ज़्यादा. ज़्यादा बढ़ चुका है. Exactly. पर्सनल हेल्थ पे भी ज्यादा और इम्पैक्ट हो रहा है. कॉर्पोरेट होता है. कल्चर में भी ऐसा हो गया कि एवरीवन इज नाउ ऑलमोस्ट
दे टेक स्मॉल ब्रेक्स एंड गो फॉर. करेक्ट. और ये कभी ना कभी डिप्रेशन से लेके सुसाइड में भी कन्वर्ट हो सकता है. और अगर हम देखने जाए तो मेन आर 3 to 4 times मोर लाइकली टू डाई बाय सुसाइड एज कम्पेयर टू विमेन. क्योंकि विमेन का तो एक कंडीशनिंग बोल सकते हैं कि ऐसा होता है कि 2-3 लोगों में भी बात करके आ जाएगी. तो मेन का मैंने अलग देखा है कि दे डोंट टॉक एज मच एज विमेन कैन टॉक. एक्चुअली मैंने देखा है कि बहुत क्लोज फ्रेंड भी होता है, उसको भी नहीं पता है कि आपके हाँ, अंदर क्या क्या चल रहा चल है. रहा है. दे और आर वो एक- कॉलिंग के दिस इज माय क्लोज फ्रेंड, बस उसको भी नहीं पता और है. एक वो लिमिट है कि Boundaries है. बाउंड्रीज है. एग्जैक्टली कि दिस इज ये येट टू इसके शेयर बाद और नॉट टू शेयर. एग्जैक्टली आई हैव तो सीन दैट. उसके लिए ना अभी बहुत ज़रूरत है कि मेन के लिए हमको एक ओपन कंफर्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके विदाउट बीइंग अशेम्ड और एम्बेरेस्ड और गेटिंग जज्ड. नॉन वो भी जजमेंटल देखा है कि ओवर प्रोटेक्शन की वजह से वो मतलब स्पाउस को भी शेयर नहीं करते. सपोज Yes. ही इज इन फिनेंशियल ट्रबल, तो वो बीवी पे ना आए, बच्चों पे ना आए, तो वो भी शेयर नहीं करते. और बिकॉज ऑफ नॉट शेयरिंग तो फैमिली को पता ही नहीं है कि नहीं वो चलेगा. किस चीज़ से गुजर रहे पर ये हैं और कहीं ना कमिटेड टू कहीं सुसाइड. प्रॉब्लम भी है बहुत. क्योंकि एक उनका एक जो बॉटल्ड अप इमोशन होगा उसके बाद दे कैन टेक एनी स्टेप, पर उसके बाद पूरी फैमिली को सफर करना पड़ेगा. Yes. उसके बाद तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज द की, आई गेस ओवर हियर. कि कुछ भी हो, एनी ट्रबल दे आर फेसिंग, बात करना बहुत जरूरी है. So और वो listen to भी them. विदाउट जजिंग, आई गेस. Yes, so listen. कम्युनिकेशन में सबसे पहला फियर वही रहता है कि सामने वाला आपको कैसे जज करेगा, उसी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते. So most important step is listen to them, understand them, don't just dismiss their struggles, right? Encourage them to more open up about their feelings and emotions. तो सोसाइटी एज अ होल हम सबको एक अपलिफ्ट थॉट्स अपलिफ्ट करने की Correct. ज़रूरत है Yes. बेसिकली. क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं उनको उनके स्ट्रगल को एक्नॉलेज नहीं कर पाते. Correct. तो दैट वाज फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. टॉकिंग अबाउट विमेन, तो उनकी भी लाइफ में अलग स्ट्रगल्स होती है. जैसा हाउस वाइफ हो या होम मेकर हो या वर्किंग वुमेन हो, तो उनकी भी एक स्ट्रगल होती है. उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक देख लो या स्ट्रेस, बच्चों को बड़ा करना है अकेले, तो वो सब कैसे मैनेज होता है, तो उनका क्या स्ट्रगल्स होती है. तो अगर औरतों की लाइफ देखें तो वो इजी नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल ट्रांजिशंस है प्लस इमोशनल ट्रांजिशंस है. तो अगर बायोलॉजिकल ट्रांजिशन की बात करें तो उसमें प्यूबर्टी के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर मैरिज, फिर प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम चेंजेस, पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज. तो ये सारे फेजेस में कहीं ना कहीं जो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती है उसकी वजह से मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, ये कॉमन है. तो आप बता सकते हैं कि जैसे आपने पोस्टपार्टम की बात की, तो पोस्टपार्टम एक्चुअली क्या होता है और उससे कैसे मतलब लोग डील करें, बिकॉज दे डोंट नो दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और उसकी वजह से फैमिली इज ऑल्सो सफरिंग. Yes, so postpartum basically after the child birth आपकी जो रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होने लगता है, जिसकी वजह से मूड डिस्टर्बेंसेस होना, इरिटेबिलिटी होना, मूड स्विंग्स आना, एंग्जाइटी होना कॉमन है. और काइंड ऑफ मेडिकल इशू एज वेल, बिकॉज पूरा बायोलॉजिकल चेंज आपके बॉडी में चल रहा है. तो आई गेस वुमन को पता है क्या हो रहा है उसकी बॉडी में, लेकिन देयर इज नो काइंड ऑफ एनी अवेयरनेस इन फैमिली और पार्टनर्स. Exactly. सो बायोलॉजिकल चेंजेस अवेयरनेस इज द सॉल्यूशन और कैन हेल्प इन दिस. येस डेफिनेटली, बिकॉज अगर देखें तो चाइल्ड बर्थ के बाद जैसे ट्रांजिशन हुआ है मदरहुड में, तो मदर के लिए एक नया फेज़ है, राइट? तो उस टाइम पे भी बहुत एडजस्टमेंट्स लगते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होता है, रूटीन चेंज हो जाता है. तो येस एग्जैक्टली, और जैसे आपने बताया वैसे उनको खुद को भी नहीं पता है कि क्या हो रहा है, राइट? तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट कैन हैपन. और उसमें वही मैंने देखा है कि सपोज बॉडी चेंजेस भी बहुत होते हैं, बॉडी शेम भी होते हैं, और बच्चा आने के बाद पूरी फैमिली बच्चे के पीछे लग जाती है. राइट. तो जितना बच्चे को केयर करना इम्पॉर्टेंट है, उतना अटेंशन और केयर मदर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम अ पार्टनर और अ फैमिली. और इमोशनल सपोर्ट की तो बहुत ज़रूरत रहती है, राइट? तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में मैंने ऐसा सुना है, आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, कि मेंटल हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है विमेन की कि वो बच्चा भी कहीं मतलब वो बच्चे को भी हार्म कर सकती है. तो इज दैट ट्रू? येस, दैट इज़ ट्रू. मतलब पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस, ये दोनों ऐसे डिसऑर्डर्स माने जा सकते हैं कि जहाँ पे वो
अपने आप को या बच्चे को हार्म कर सकती है। ये सिम्टम्स का नॉलेज फैमिली को और पार्टनर को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि राइट टाइम पे इंटरवेंशन करके उसका डायग्नोसिस और अप्रोप्रिएट Medications ट्रीटमेंट हो सके। स्टार्ट हो सके। ओके। जनरली हमने देखा है प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज, तो इसकी अवेयरनेस मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी सब में है, एजुकेशन भी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, उसको प्राइमरी स्टेज पे कैसे क्योर किया जा सकता है? तो पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज एक ऐसा फेज़ है कि जहाँ पे ओवरी में से एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, राइट? तो उस टाइम पे जैसे मूड चेंजेस हो सकते हैं, बॉडीली सिम्टम्स भी आते हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं। लोनलीनेस भी फील होती है। एग्जैक्टली तो उस टाइम पे भी एज अ फीमेल शी हैज़ टू बी वोकल अबाउट इट, वॉट शी इज़ गोइंग थ्रू। शी नीड्स टू टेल हर पार्टनर और फैमिली कि ये प्रॉब्लम्स उसको हो रही है। और वो बता नहीं सकती है कि जनरली वो क्या हमने फील कर रही है। वुमन में देखा है कि मेरे कहे बिना ही सामने वाला समझना चाहिए, मेरा ये एक्सपेक्टेशन वो पूरी होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम बताते नहीं है, लेकिन चाहिए तो सही। यस तो लाइक इमोशनल ट्रांजिशन जो है, अगर हम बात करें कि ट्रेडिशनल जेंडर रोल जो हमने हमारी फैमिलीज़ में, मदर्स में, ग्रैंड मदर्स में कहीं ना कहीं ये देखा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करने हैं या एडजस्टमेंट करना है या घर को या बच्चों को संभालना है, या फिर अगर देखने जाए कि भाई घर का काम ही कर लो या कुकिंग कर लो, तो ये सबकी प्रायोरिटी, सबकी नीड्स को पहले रखो, फिर विमेन लास्ट में उनकी yes. needs हाँ देखो। एग्जैक्टली तो दे हैव ऑलवेज पुट देमसेल्व्स ऑन द लास्ट, इवन देयर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। क्योंकि जो कल्चरल बिलीफ है वो ये है कि फीमेल्स का एक नर्चरिंग जेंडर है फीमेल्स, तो उनका ड्यूटी है कि भाई केयर एंड नर्चर देयर फैमिली। शिफ्ट देखने को अभी तो मिल रहा है कि जैसे पहले तो अलग था कि सब लोग खुद खुद को पहले लास्ट में रखते थे एंड फैमिली फर्स्ट, बट नाउ देयर इज अ शिफ्ट कि पहले खुद को रख रहा है। आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। हाँ वो रख रहे हैं, बट अगर आप देखने जाए तो पहले जो हाउसवाइफ थी वो 24/7 दे वर वर्किंग एंड Without कभी paid. हाँ एग्जैक्टली Unpaid jobs. अनपेड Unpaid जॉब, jobs. और उनको कभी भी उसका इम्पोर्टेंस, रिस्पेक्ट या अप्रिसिएशन नहीं मिला है। 100 काम में से एक भी काम बिगड़ जाता है तो हाँ, उसका गिल्ट भी मिलता है, पनिशमेंट भी मिलती है। यस तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर मैं बाहर जाऊंगी, पैसे कमाऊंगी, काम करूंगी Value होगी शायद। तो मेरी वैल्यू होगी, पर उनको ये नहीं पता था कि वो उसके साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो घर की add और on फैमिली हो आएगी चुकी ही, है। हाँ। और वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अनसेड एक्सपेक्टेशंस आर स्टिल देयर फ्रॉम वुमेन ओनली। क्योंकि Yes. ऑफिस के बाद भी अगर घर पे आओ तो women has to go first in the kitchen and then Yes, cook the it meal. is expected. It is expect and it is I think बाय डिफॉल्ट वी there आर is no- ऑल्सो एग्रीड फॉर दैट कि आके हम हाँ, कभी ऐसा सोफे ही में होगा। बैठते नहीं है, हम Exactly. डायरेक्टली किचन में ही नहीं चले और जाते हमको हैं। हम भी ऐसा पूछेंगे चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, तो मतलब दैट इज समथिंग वी हैव टू चेंज। मतलब Yes. मेन को भी समझने की जरूरत है एंड women also has और to एक्चुअली कम करना चाहिए उनका burden। क्योंकि आप देखो तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो औरतों को ही करना पड़ता है। Yes. क्योंकि वर्किंग मैन वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इट इज उसको पता ही नहीं है उनको। हाँ इट्स ओनली वर्किंग वुमेन। तो अगर आप देखो तो 81% ऑफ वर्किंग एम्प्लॉयड अर्बन वुमेन दे स्टिल डू दी हाउस होल्ड वर्क यस, कंपेयर टू 27% इन मैन। तो कहीं ना कहीं ये ह्यूज गैप अभी भी है। तो जो कांस्टेंट स्ट्रगल रहता है बिटवीन व्हाट शी वांट्स टू डू एंड व्हाट शी इज़ एक्सपेक्टेड टू डू, राइट? तो उसकी वजह से सारे इश्यूज फिर स्टार्ट होते हैं। ओके। तो मुझे लगता है कि हमारा जो चाइल्ड अपब्रिंगिंग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर दैट। तो उसमें कोई चेंजेस होने चाहिए? अगर Yes. होने चाहिए तो वो क्या हो सकते हैं? अगर देखने जाए तो लड़कियों को ये इंट्रोड्यूस ही कुकिंग ऐसे करवाई गई है कि तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें आना चाहिए, हैव टू। राइट? बट नाउ इफ वी सी इट्स अ स्किल, इट्स अ बेसिक स्किल जो और सबको आनी एनीवन चाहिए। कैन डू। और Exactly. नाउअडेज तो देखने को मिला है मेल कि शेफ भी है शेफ जो बहुत कितने- ज्यादा है कितने एक्चुअली। अच्छे से दे प्रेजेंट फूड, दे अच्छे से सर्व कर सकते हैं, मतलब बना भी सकते हैं, नॉट हाँ। ओनली सर्विंग बट बना भी सकते हैं। एक्चुअली तो- द रेशियो इज मेल मेंबर्स इन शेफ इट्स हायर देन द फीमेल। यस तो मतलब आज की जनरेशन से ही अगर वो हम स्टार्ट कर सकते हैं, लड़का हो या लड़की, दोनों को ये आना ही चाहिए।
Right? सो बीइंग अ मदर हमें वो पास ऑन करना चाहिए. सपोज मेरा सन है तो मुझे वो बोलना चाहिए कि बेटा ये तेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, Yes. तेरी वर्किंग वो वाइफ होगी तो यू हैव टू बी इन किचन. समझाना पड़ेगा आपको. आई डेफिनेटली डू दैट. Yeah, और definitely. एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत समझाने की नेक्स्ट जनरेशन को जरूरत है Yes. कि व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स विमेन एंड द सोसाइटी. बोथ आर इक्विवेलेंट इम्पोर्टेंट इन बोथ द वर्क. सपोज वुमेन बाहर जाके काम कर रही है तो मेल मेंबर्स घर में काम करे. हाँ, exactly. और एक मुझे याद नहीं आ रहा है परफेक्टली, पर एक सुधा मूर्ति का भी एक कोट था. तो Yes, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बहुत अच्छे से कहा कि एक वर्किंग वुमेन कम्स टू होम टू कुक द मील, बट वर्किंग हस्बैंड कम्स होम टू अ कुक्ड मील. meal, सो yes. प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो रही है कि वुमेन इंडिपेंडेंट है, प्रॉब्लम ये है कि मेन स्टिल आर डिपेंडेंट. डिपेंडेंट. बट हमारा जो नर्चरिंग है उसमें हम वाइस वर्सा कर रहे हैं. एक्चुअली वुमेन आर इंडिपेंडेंट लेकिन सोसाइटी में प्रेजेंट ऐसे हो रहा है कि वुमेन आर डिपेंडेंट. Yes. सो ये मेंटल स्ट्रगल ही है. पर अभी ना कहीं दैट इज रिड्यूस्ड, क्योंकि सबको पता है कि नहीं, एवरीवन इन द फैमिली हैज टू वर्क. अभी भी ज्यादातर फैमिलीज में नॉट एवरीवन, एंड इट्स नॉट अ कंपल्शन, इट्स ऑलवेज अ चॉइस. बट आप देखो जैसे शिफ्ट आया है कि women हैज स्टार्टेड पुट देयर नीड्स, देयर करियर फर्स्ट, बट उसके बाद भी सोसाइटी को कहीं ना कहीं लगता है सेल्फिश वुमन है, सेल्फ सेंट्रिक है, self-centered हाँ, है, बच्चे के right? बारे में नहीं सोच रही है, हाँ, फैमिली के बारे में नहीं सोच पर रही है. अभी ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि बीइंग फीमेल इज ओनली अ डिफिकल्ट थिंग. तो Yes. वो तो कहीं ना कहीं कुछ भी करो कम ही होने वाला. हाँ, कहीं ना Actually- कहीं इमोशनल गिल्ट में आप रहते ही हो. हाँ, बीइंग अ वुमन और बीइंग अ टोडलर मदर आई कैन टोटली रिलेट टू दिस कि कुछ भी करो, जब बेड में जाते हो तो एक गिल्ट होती है कि आज ये छूट गया, आज ये बच्चा छूट गया, आज करियर छूट गया, ऑफिस में ये रह गया. तो उसका क्या करें हम, क्योंकि वो हमारा बेसिक नेचर बन गया है. यस, तो उसके लिए फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. फैमिली प्ले अ वाइटल रोल बिकॉज फैमिली एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती है कि जहाँ पे आप अपनी नीड्स को, आपके कंसर्न्स को रेज कर सकते हो. आपको पता है एटलीस्ट इन द सोसाइटी एटलीस्ट योर फैमिली वुड अंडरस्टैंड यू, यस. राइट. तो आप वहाँ पे अगर बिकॉज वुमेन को भी बताना पड़ेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है. दे हैव टू बी मोर वोकल हाँ, अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. yes. यस. और कहीं ना कहीं डॉक्टर एक वो शिफ्ट देखने को मिला है कि पहले के टाइम में शादी जल्दी हो जाती थी, बच्चे जल्दी हो जाते थे, तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे सेट थी. नाउ कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में शादी लेट हो रही है, बच्चे भी लेट हो रहे हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक इज गेटिंग अफेक्टेड. तो IVF गायनेकोलॉजिस्ट के चक्कर बढ़ रहे हैं. तो उसके लिए भी एक अलग मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है कि नहीं अब तो चाहिए, आफ्टर Because दिस the- एज बच्चा करना जरूरी है. यू आर इन द मैक्सिमम एज कि इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड इन 30, सो 32 में तो मैक्सिमम एज हो गई कि उसके बाद फर्टिलिटी भी अफेक्ट करेगी. यस. तो ये मतलब कैसे सुलझाया जाए. देखिए, अगर आज देखने जाए ना तो आज की जनरेशन में एक कॉन्सेप्ट है डिंक का, दैट इज़ डबल इनकम नो किड्स, राइट. बट आई फील समवेयर दैट इज़ इंडिविजुअल चॉइस वेदर दे वांट टू हैव किड और नॉट, राइट. बट ये जो लेट मैरिजेस की आप बात कर रहे हो, तो अभी हमको ये लगता है कि लड़का हो या लड़की एक सक्सेसफुल करियर, फाइनेंशियल financial सिक्योरिटी के लिए हमें एक हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है और उसके लिए बहुत साल निकल जाते हैं. उसके बाद लगता है कि मैरिज करने से पहले हम अपने करियर में सेटल होना चाहते हैं, राइट. तो उसमें और 2-3 साल निकल गए एंड बाय द टाइम दे गेट मैरिड तो एक सोसाइटल प्रेशर बनता रहता है कि अब तो बच्चा करो. हाँ, राइट, एग्जैक्टली. सो ये आई डोंट नो किसने बड़ी टाइमलाइन सेट किए हुए है कि बाय दिस एज यू शुड बी मैरिड, बाय दिस एज यू. अगर 30s के पहले अगर बच्चे हो जाए तो दैट इज गुड, बिकॉज आपकी भी एज कम है, बच्चे भी जल्दी बड़े हो जाएंगे और एक आपकी फर्टिलिटी भी अफेक्ट नहीं हो रही है बिकॉज यू आर इन योर 30s. यस. 30s के बाद सब कुछ अफेक्ट होना चालू होता है. योर पेरेंट्स आर ऑल्सो गेटिंग एज्ड. लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे ड्यूअल थॉट्स चल रहे हैं. एक वन साइड आप बोल रहे हो इंडिपेंडेंट बनो, फाइनेंशियल हाँ, करियर that ओरिएंटेड is बनो always a- और पर्सनल भी आपको अच्छा चाहिए, तो दोनों तो पॉसिबल नहीं है. वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहता ही, एक कॉन्फ्लिक्ट अब सिचुएशन ये रहती स्ट्रगल ही है. माइंड में तो ऑल टाइम चलता रहता है. और ऑलरेडी हमारी लाइफ स्ट्रेसफुल हो चुकी है. इसमें ये और सोसाइटल प्रेशर आता है जिसकी वजह से नॉर्मल कंसीविंग प्रोसेस जो है, फर्टिलिटी जो है, Yes, वो कहीं भी ना disturb कहीं हो रही है. अफेक्ट होती है. तो देन दे हैव टू गो फॉर द अदर ऑप्शंस लाइक IVF. तो अगर उस ऑप्शंस में भी जाते हैं तो उसका अलग से स्ट्रेस रहता है स्ट्रेस होता है. कि इस ट्रीटमेंट का आउटकम क्या होगा. उसमें मैंने देखा है कि सपोज चलो बीइंग अ पार्टनर आपको रिलेट करेंगे, वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी भी हमारे मतलब कल्चर में फैमिली आर नॉट वेरी सपोर्टिव फॉर IVF.
उनको वो एक अलग से रहता ही है कि और अब वेदर तो दिस IVF सेफ में और अभी नॉट। तो अडॉप्शन हो गया है, सरोगेसी बहुत हो सारे गया, बहुत options सारे हैं। कंसेप्ट। और नेक्स्ट जनरेशन तो एक अलग ही ट्रेंड पे चल रहा है कि आई डोंट वांट टू बेयर समवन एल्सेस किड्स, या फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज़ आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो एक इंडिपेंडेंट थॉट है उनका, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, दैट इज गुड क्वाइट, लाइक ऐसा नहीं है कि वो बुरा है, एक ट्रेंड ही चल रहा है। और जैसे आपने बताया कि ये डिंग कंसेप्ट चल रहा है, तो वो काफी वायरल है, दैट इज डबल इनकम नो नो किड्स। किड्स, बिकॉज आज की जनरेशन में देखें तो सबको ये लगता है कि बीइंग अ मदर इट इज़ फुल टाइम जॉब, यस, उससे आपका करियर एक्चुअली उसने हैम्पर अपने होता ही है, और होता उसने है। और अपनी करना मम्मी ही को चाहिए, देखा वरना है। ऐसा है कि अगर करियर में फोकस करो बहुत ज्यादा तो फिर बच्चे कहीं ना कहीं छूट जाएंगे, Yes. उनका करियर, उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। और ऐसे Exactly. देखा है और वो मैंने, ब्लेम भी देखने को मिलता है कि बीइंग अ मदर यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, मुझे जो Yeah. चाहिए, मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो एक कांस्टेंट कंप्लेंट बच्चे की साइड से रहती ही है। और ये कंप्लेंट सिर्फ मदर को ही रहती है। अगर फादर है फैमिली में, वो महीने में 2 बार बाहर जाते हैं, महीने तो के वो बाद assumed है कि वो तो करना ही पड़ेगा इट उनको। हैव टू। लेकिन बीइंग अ मदर आप 6 बजे के बाद 6 के 5 को भी आए तो इट्स नोटिसेबल कि 5 मिनट लेट हो आज Late. आप। Yes. Okay, doctor, moving forward, what role does family play in supporting mental health of men and women rather as they age? ओके, सो यहाँ पे अगर देखने जाएं तो फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि फैमिली एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे आप विदाउट गेटिंग जज्ड आप अपने आप को ओपन कर सकते हो। तो एक वो सेल्फ वर्थ का क्वेश्चन नहीं रहता है, आपको पता है कि सामने वाला जो आपके फैमिली मेम्बर्स जो भी है वो आपको सुनते हैं और समझते हैं। यस, दिस इज़ ऑल वी वांट फ्रॉम अवर फैमिली। Family. या दिस इज़ ऑल वी वांट। तो उससे एक इमोशनल स्टेबिलिटी भी बिल्डअप होती है और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी इम्प्रूव होती है। मतलब हर एक फैमिली मेंबर को हर एक दूसरे मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज या तो उनकी नीड्स को समझना बहुत जरूरी बहुत है। ज़रूरी और वो है। तब पॉसिबल है कि उसकी प्लेस पे आप खुद को रख के देखो कि व्हाट शी इज और व्हाट ही इज गोइंग थ्रू द लाइफ, Yes. तभी पता चलता है। ऐसे मतलब सिर्फ सजेशंस देने से या फिर जजमेंट देने से कुछ नहीं होगा। यस, एग्जैक्टली। तो डॉक्टर चलिए अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की। हाँ, तो जनरली देखा जा रहा है कि मतलब बच्चे फॉरेन शिफ्ट हो रहे हैं या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में बिजी होते चले जा रहे हैं, तो वो लोनलीनेस फील करते हैं। तो उसको क्योर करने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे आज की जनरेशन को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, अपने करियर ग्रोथ के लिए नए सिटी में या अब्रॉड शिफ्ट होना पड़ता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं पेरेंट्स में ये लोनलीनेस है, ग्रीफ का फीलिंग है, वो होता है और उनको लगता है कि अभी उनका लाइफ में कोई पर्पस नहीं रहा है। यस, राइट, तो उसको एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं। ओके, इमोशनली आइसोलेट हो जाते हैं और लोनलीनेस फील हो होता है। Yes. यस। हाँ, जैसे लोनलीनेस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम देखें तो अगर उनकी फ़िज़िकल हेल्थ उनको अलाउ कर रही है तो उनकी जो हॉबीज़ और इंटरेस्ट जो छूट गए थे, Yes. जो नहीं कर पाए थे, तो वो अभी वो परस्यू कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अभी उनके पास टाइम है एग्जैक्टली, तो वो ऐसी एक्टिविटीज़ में अपने आप को एंगेज रख सकते हैं। सेकेंड, ऐसा है कि कोई भी सोशल इंगेजमेंट, हाँ, और अभी तो कम्युनिटी कल्चर भी बहुत ज्यादा है ज़्यादा कि, बढ़ गया है, गैदरिंग है। एक गैदरिंग्स है, जैसे उसमें कहीं ना कहीं वो नए नए एक्टिविटीज चलती है सीनियर सिटीजन के डे वाइज। मैंने तो देखा है कि मंडे आज है तो कोई गिटारिस्ट आएगा, वो गाना बजाएगा, यू विल हैव टू लिसन, कैरियोकी चलता है। तो बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ है जो वहाँ पे वो लोग अपने आप को भी ऑक्यूपाइड रखते हैं। तो कम्युनिटी वेलफेयर एक्टिविटीज़ से क्या होता है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने विजडम नेक्स्ट जनरेशन को पास कर सकते हैं। पास कर सकते हैं। तो उनको एक पर्पसफुल फील होता है कि उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे उनकी आने वाली जनरेशन को भी generation भी हेल्प और कर एक सकते अप्रिशिएशन भी मिलता है नेक्स्ट Yes. जनरेशन से कि वाव वाली फीलिंग तब आती है। तब और बच्चे भी याद करते कि नहीं, मेरे दादा दादी ने जो सिखाया दैट इज द बेस्ट। या ट्रू। और एक्चुअली उन दोनों में मतलब बहुत ज्यादा प्यार होता है, पेरेंट्स से ज्यादा हमारे वो कनेक्ट ज्यादा कर। हमारे गुजराती में वो कहावत है, जैसे मोड़ी थी ब्याज वालू। हाँ, मोड़ी थी ब्याज वालू। और वो पहले के ज़माने में जो करते थे कि जो भी एल्डर्स है घर में, दादा दादी, वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे अपने एक्सपीरियंस की। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को विजडम तो मिलता ही है और प्लस वो ओल्ड जनरेशन का जो गैप बिटवीन छूट रहा है वो भी थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि वो अपनी कहानियों के द्वारा उनको बताते चले जा रहे हैं कि हमने ऐसा ऐसा किया है। यस। तो बात करते हैं ओल्ड एज की, तो उनमें डिप्रेशन जैसी चीज़ें भी बहुत कॉमन है डॉक्टर।
Yeah, if you see 14% of the old aged people, 60 and above, they suffer from one or the other psychiatric disorder. ओके ओके. डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी इज़ मोर कॉमन, बट उसके बाद मेमोरी डिस्टर्बेंसेस और ये सब भी हो सकता है, बट उसका रीज़न है रिटायरमेंट, एजिंग प्रोसेस होती है, आफ्टर 60 यू गेट रिटायर्ड, राइट, प्लस आपको कोई फिजिकल इलनेस है, तो वो बहुत परेशान एग्जैक्टली, करती है। प्लस एक होता है कि बच्चे जैसे चले गए हैं या फिर स्पाउस क्या पार्टनर की या कोई लव्ड वन की हाँ, फैमिली में वो डेथ एक- हो गई है, तो उससे एक जो ट्रांजिशन होता है, ये फेज ओल्ड एज में ट्रांजिशन इटसेल्फ इट्स अ डिप्रेसिंग। थिंग हाँ Yes, ये भी देखने को मिला है, जैसे हमने बात की कि इतने कम्युनिटी वेलफेयर हो गए, वो जब जहाँ जाते हैं तो एंगेजिंग रहते हैं, लेकिन वहाँ से जैसे ही रिटर्न आते हैं तो घर में आके वापस से वही जोन में वो आइसोलेट हो जाते हैं. यस यस, तो उनके साइंस और सिम्टम्स को राइट टाइम पे आइडेंटिफाई करके डायग्नोस करके अर्ली टाइम पे ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन कर सके तो बहुत अच्छा है, बिकॉज थेरेपी इज़ इफ़ेक्टिव। मैंने Yes. अपने इतने साल के करियर में देखा है कि ओल्ड एज पेशेंट्स जो आते हैं, उनकी जो भी कंप्लेंट्स हैं, उनके साथ सिर्फ 5 या 10 मिनट बात भी कर लो ना, दे फील गुड। ओके. और आज तो ऐसे प्रोफेशनल्स भी मैंने सुना है कि दे आर प्रोफेशनल्स की जो लोगों की सिर्फ बात सुनने जाते हैं, मतलब ऐसे, हाँ ऐसा Yes, है yes, yeah, कि even I heard. कि मुझे आज कोई चाहिए सुनने के लिए, तो यू कैन कॉल समवन एंड यू कैन जस्ट टॉक टू देम। हाँ, ऐसे मतलब ऐसा चल रहा है. चल Yes, रहा हाँ, है yes. बिकॉज It's a आज kind of service, paid हाँ, service, paid service. paid service. बिकॉज आज के ज़माने में किसी के पास टाइम ही नहीं टाइम है, नहीं नहीं है। है, और खुद के बच्चों के पास भी टाइम नहीं है, और क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में बिजी है। तो और एक और चीज़ नोटिस की है कि मेमोरी लॉस है, मेमोरी इश्यूज चल रहा है, तो उसको कैसे मैनेज करें? एजिंग के साथ मेमोरी डिस्टर्बेंसेस होना इट इज़ कॉमन, थोड़ा Okay. बहुत मेमोरी डिस्टर्बेंस होता ही है, बट हम क्या कर सकते हैं कि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं जो कि उनके ब्रेन को स्टिमुलेट करें या मेंटल स्टिमुलेशन कह सकें, Okay. राइट। फॉर एग्जांपल क्रॉसवर्ड पजल्स दे दिए या रीडिंग करने को दे दिया, या फिर कुछ डायरी या उसमें अपनी Journaling. इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो वो हेल्पफुल है। पर जो अल्जाइमर्स की बात कर रहे हैं वो एक न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर है कि जहाँ पे मेमोरी डिस्टर्बेंसेस के साथ साथ बिहेवियरल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं, तो उसके लिए राइट टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से प्रोफेशनल के पास वो जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है उसको स्लो किया जा सकता है। ओके. और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि अभी रिसेंटली ये जो व्हाट्सअप, इंस्टा वो सब आया है, तो जनरली ओल्ड एज में वो लोग नए नए यूज़ करने तो सीखे हैं, तो कुछ एक्सेस यूज़ करने लगे हैं. सो Yes. इट इज़ अ गुड फॉर हेल्थ एज वेल. नो, सोशल मीडिया कैन नॉट बी गुड फॉर एनीवन। एक्सेस सोशल मीडिया पर अभी तो एक्सेसिवली बढ़ चुका है, फ्रॉम बच्चे से लेके बूढ़े सब तक यूज सब करते हैं, yes, लेकिन excessive use उनके हो पास गया। क्या है, इस कैटेगरी में टाइम बहुत एम्पल है, तो उनका यूजेज थोड़ा ज्यादा ही मुझे लग रहा है. मीडिया कैन नॉट बी एक्सेस सोशल मीडिया कैन नॉट बी हेल्पफुल फॉर एनीवन। तो ओल्ड एज में स्ट्रेस को कैसे कम कर सकते हैं, तो ये सब रीजंस हैं उसके लिए। हाँ, स्ट्रेस किसी भी एज में हो, स्ट्रेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिजिकली और मेंटली आपको एक्टिव रहना है। correct. right. और आजकल फिजिकल इम्पोर्टेंस, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज और Yes. वो सब भी कम हो रहा है, बहुत ही decline कम हो हो रहा रहा है। It's okay. Thank you so much, Dr. Nidhi, for giving us such beautiful insights on mental health regarding men, women and old age के perspective से। और हम बात करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी की नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू. स्टे ट्यून विथ चाय चैट एंड पर्सपेक्टिव. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। Also like, share and follow on Instagram.